मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है ये। चैप्टर का नाम है भारत के विदेशी संबंध। ठीक है, भारत के साथ हम ये पढ़ेंगे कि आज जो हमारा भारत इतना डेवलप करता जा रहा है, तो हमारे जो भारत के साथ जो संबंध है वो अदर कंट्री के वो कैसे संबंध है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी तक मैंने इस चैप्टर के 3 वीडियो बना चुका हूँ। पहले सेकंड थर्ड तीनों वीडियो बना चुका हूँ 3 चैप्टर के। चौथा चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूँ। चौथे चैप्टर को अगर आप को कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको चैप्टर को शुरू करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आज हम भारत के बारे में जानें तो भारत के बारे में हम देख रहे हैं कि भैया आज हमारा भारत इतने बढ़िया लेवल पे पहुँच चुका है। नहीं तो हमें अंग्रेजों ने इतना बर्बाद कर दिया था कि कभी हमने सपनों में भी नहीं सोचा था कि आज हम भारत को इस एक विकसित देश के रूप में देख पाएंगे। ठीक है, तो इसके पीछे क्या क्या रीज़न है। हम लोग विकास हम लोगों ने किया, लेकिन विकास में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आज उन्हीं कठिनाइयों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे भारत के साथ अगर विदेशी संबंध की बात करें तो भारत के साथ हमारे विदेशी संबंध बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर हम बात करें भारत के साथ पड़ोसी देशों के साथ हमारा संबंध बहुत खराब है। मेनली हम इन चैप्टर में पड़ोसी देशों के बारे में ही पढ़ेंगे। अगर ये इंडिया के मैप बता दूं तो इंडिया के मैप में आपका इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर आपका बांग्लादेश हो गया, ऊपर चाइना हो गया। मेनली हम अफगानिस्तान से अभी तक तो कुछ हमारे साथ लड़ाई उतनी हुई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान और चाइना ने हमें बहुत परेशान किया। साथ ही साथ हमें बांग्लादेश ने भी बीच में परेशान किया था, वो पाकिस्तान के कारण ही परेशान हुए थे हम लोग। ठीक है, तो हम मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, पाकिस्तान और चाइना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दोनों कंट्री के बारे में पढ़ेंगे कि हम जो विदेशी संबंध जो थे हमारे अदर कंट्री से। वैसे हम बता दें कि हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, ये नीचे श्रीलंका आपका, जितने भी हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं, सबके साथ हमारा क्या रहा है, मन मुटाव रहा है। ठीक है, सारे पड़ोसी देशों के साथ कुछ ना कुछ हमारे साथ दिक्कतें हुई है। ठीक है, चलो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में बात करें तो ब्रिटिश सरकार अपने पीछे कई अंतर्राष्ट्रीय विवादों की विरासत छोड़ गई थी। ठीक है, मतलब ब्रिटिश सरकार जब हमारे यहाँ से गई थी 1947 में, जब हम लोग आज़ाद हुए थे, तो ब्रिटिश सरकार जब यहाँ से गई थी तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पे क्या किया गया था, विरासत के रूप में छोड़ के चला गया था। मतलब हमारे बीच में क्या बून के चला गया था, वो बोलते ना बीज बून के चला गया था विवाद के। वही विवाद में हम उलझते रह गए, अभी तक भी हमारा सुधर नहीं पाया। बाद में विभाजन में अपना दबाव भी इन्होंने बनाया था कि भैया विभाजन क्या हो, इंडिया में विभाजन होना चाहिए। इसके ऊपर भी ब्रिटिश सरकार ने क्या बनाया था, दबाव बनाया था। विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि जन्मे एक राष्ट्र के रूप में भारत एक नए सभी राष्ट्रों की संप्रभुता का सम्मान करने, शांति बनाए रखने के माध्यम से सुरक्षा प्राप्त करने उद्देश्य अपने विदेशी संबंध का संचार करने का निर्णय लिया था। अब यहाँ पे देखो, भारत आज़ाद होने के साथ साथ भारत ने बोला था कि हम अपने राष्ट्र में क्या करेंगे, संप्रभुता का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे, शांति बनाए रखेंगे। ठीक है, और सुरक्षा प्राप्त कराएंगे। इन सब उद्देश्यों के साथ अपना विदेशी संबंधों को हमने क्या किया, संचालन करने का काम किया ही। साथ हम अपने देश के राष्ट्रों के साथ, अन्य राष्ट्रों के साथ साथ हम अपने राष्ट्र में भी ये सब लागू करेंगे। ये हमारे भारत ने क्या कहा था, खुद से प्रण लिया था। शीत युद्ध के बारे में अगर आपको नहीं पता हो, आपने पढ़ा है, वैसे क्लास 12 का ही चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, शीत युद्ध के बारे में कि जो हमारे 2 वर्ल्ड हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो हमारा 1945 हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद 1999 तक हमारा क्या चला था, कोल्ड वॉर चला था। कोल्ड वॉर एक ऐसी सिचुएशन होता है, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएशन होता है जहाँ पे क्या होता है, लगता है कि हाँ भैया अब वर्ल्ड वॉर होगा, बट ऐसे नहीं हो। वर्ल्ड वॉर जब लगता है कि हाँ अब होगा, लेकिन नहीं होता है, उसी को क्या कहते हैं, हम कोल्ड वॉर कहते हैं। ठीक है, तो कहता है कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में क्या चला था, शीत युद्ध चला था। दो खेम में क्या थे, सारे कंट्री बटे हुए थे। दो एक पावरफुल क्या थे, इंस्टीट्यूशन था, जिसमें ये मान लो यूएसए, ये आपका अमेरिका है, तो इन्हीं में क्या हो रहे थे, कंट्री शामिल होती चले जा रही थी। शामिल क्यों हो रहे थे, ताकि इनको क्या हो, दूसरी जो मतलब उनसे जो ताकतवर कंट्री है उन पे कभी हमला ना कर पाए। इनका मानना कि जो हमारे यहाँ हमारे में मिलेगा, जो हमारे खेमे में शामिल होगा, हम उनके क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, जिसकी वजह से दोनों खेमे में क्या हो रही थी, बताइए, देश से जुड़ती चली जा रही थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। कहता है शीत युद्ध काल के वैश्विक स्तर पर महाशक्तियों अमेरिका
यूएसएसआर के नेतृत्व वाले राजनीतिक आर्थिक सैन्य टकराव की विशेषता था। वही चीज़ मैं बताया कि शीत युद्ध के काल में यही दो देश थे, महाशक्ति थी अमेरिका और यूएसएसआर, इन्हीं के बीच में टकराव होता रहता था। ये इनसे होड़ करता था, ये इनसे होड़ करता था, ये सारी चीज़ें इन दोनों के बीच में चल रही थी। मैं आपको अभी थोड़ा सा क्या बता रहा हूँ, इंट्रो बता रहा हूँ, फिर हम चैप्टर के बारे में आएंगे। ठीक है, इस अवधि में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में, तो हमारा यूएन बना। क्या बना? यूएन। इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो यूएन हमारा बना 1945 में। तो यूएन जब हमारा 1945 में बना, तो ये हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म हुआ। तो ये याद रखिएगा कि क्या अगर 1945 में यूएन बना, यूएन क्या एक यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ एक बहुत बड़ा संगठन है जिसमें क्या होते हैं, सारे देश शामिल होते हैं। और इसको बनाया इसलिए गया था कि अब कोई इसके बाद वर्ल्ड वॉर ना हो। ठीक है, तो अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था। तो क्या इससे पहले भी कोई संगठन था ऐसा? तो आप बोलिएगा जी हाँ, एक संगठन था, उसका नाम क्या था? लीग ऑफ नेशन। क्या नाम था? लीग ऑफ नेशन। याद रखिएगा, लीग ऑफ नेशन नाम था उसका। ठीक है, लीग ऑफ नेशन नाम था उसका, जो इससे पहले जो संगठन बना था। ठीक है, लेकिन ये क्या हो गया था? फेल हो गया था। फेल होने का कारण क्या था बताइए? आपको पता होगा। फेल होने का कारण यही था कि हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर फेल हुआ था, इसी का उत्तराधिकारी को कहते हैं यूएन को। यूएन को क्या बोलते हैं? नेक्स्ट सेक्शन बोलते हैं किसका? लीग ऑफ नेशन का। ये 1918 में बना था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होती, लेकिन ये दोबारा एक और वर्ल्ड वॉर करवा दिया 1939 में, जिस कारण से इसको हटा के और दोबारा एक नेशन बनाया गया जिसे यूनाइटेड नेशन कहा गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे करते हैं। मैं आपको आगे बताऊं, कहते हैं यहाँ पे एक लिखा परमाणु हथियार का निर्माण। सभी देश मिलकर क्या कर रहे थे? परमाणु हथियार बना रहे थे। अमेरिका अलग परमाणु बना रहा है, फ्रांस अलग बना रहा है, रशिया अलग बना रहा है। कहते हैं फ्रांस के और ब्रिटेन के इनके जखीरे जो हैं, फ्रांस और ब्रिटेन के पास कहते थे भैया उस समय 550 परमाणु बम थे। कितने? 550 परमाणु बम थे। मतलब इसी हिसाब से वो बेहिसाब से परमाणु बम बना रहे थे देश को बर्बाद करने के लिए। ठीक है, बर्बाद नहीं कह सकते कि अपनी सुरक्षा के लिए बना रहे थे। फिर बात करें साम्यवादी चीन, उसी समय क्या हुआ? चाइना का क्या हुआ? उदय हुआ। और उपनिवेशवाद क्या हुआ? खत्म हुआ। उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, जब एक कंट्री के ऊपर दूसरी कंट्री का क्या हो? कब्जा हो, तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। तो उपनिवेशवाद का सिस्टम खत्म हो गया जब क्या हो गया? हमारा यूनाइटेड नेशन बन गया। तो ठीक है, चलिए आगे मैं यहाँ पे बढ़ाता हूँ आपको। हमने अभी तक देखा कि क्या क्या विदेश में चल रहे थे, हमारे क्या क्या होड़ हो रहा था। अब यहाँ पे हम थोड़ा इंडिया पर आते हैं। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत में हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी बने। कौन बने? नेहरू जी। वहां से हम क्या पढ़ेंगे? भारत की स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कहते हैं पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने 1946 से ये 64 तक रहे। आप बोलिएगा सर 1946 में प्रधानमंत्री बन गए और इलेक्शन तो हमारा 1950 से 51 के बीच में हुआ था। फर्स्ट इलेक्शन हमारा 51 में हुआ, आप बोल रहे 1946 से। तो उस समय कोई चुना हुआ कैंडिडेट नहीं था जिसकी वजह से एक प्रधानमंत्री ऐसी घोषित कर दिया था नेहरू जी को। लेकिन कह सकते हैं कि अगर कानूनी रूप से नेहरू जी प्रधानमंत्री कब बने थे? तो 1951 में बने थे। कब बने थे? 1951 में। ठीक है, और 1946 से 1964 तक कहेंगे यही रहे थे। ठीक है, फिर कहते हैं कि भारत के विदेश नीति निर्माण और कार्य में गहरा प्रभाव पड़ा है। अच्छा, याद रखिएगा कि विदेश नीति के जो हेड होते थे उस समय वो पीएम ही होते थे। कौन होते थे? पीएम। मतलब उस समय नेहरू जी थे। ठीक है, तो नेहरू की विदेश नीति के 3 प्रमुख उद्देश्य थे। कितने उद्देश्य थे? 3 उद्देश्य थे। पहले कड़ी मेहनत से क्या करना है? संप्रभुता को बनाया ना। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया क्या कि हम जब आज़ाद हुए थे तो आज़ादी के बाद हमारी 3 चुनौतियां थी। पहले क्या करना? हमें देश को लोकतंत्र बनाना। क्या करना? देश को लोकतंत्र बनाना। ठीक है सर, लोकतंत्र तो बन गया देश। लोकतंत्र बनाने के बाद हमारा दूसरा काम था विकास करना, देश में विकास करना। ठीक है, और विकास भी हो गया तो फिर तीसरा पॉइंट हमारा आता है कि भैया देश में लोकतंत्र ले आए, विकास भी ले आए। कहीं कुछ मिस्टेक हो गया? हाँ, सॉरी, मैं वही कह रहा हूँ, तीनों पॉइंट क्यों नहीं बन पा रहा। पहला पॉइंट था कि देश को एक करना। क्या करना? देश को एक करना। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट था लोकतंत्र बनाना, और तीसरा पॉइंट था देश में विकास करना। मैं तीनों पॉइंट को आपको शॉर्ट में बताता हूँ। देश को एक करने का मतलब ये था कि उस समय ना 565 रजवाड़े थे।
कितना रजवाड़े थे? 565 रजवाड़े थे। इनको बोल दिया था अंग्रेजों ने, जब अंग्रेज जा रहे थे देश छोड़ के, तो बोल दिया था देखो भैया, एक भाई ये आपका पाकिस्तान है, ये आपका इंडिया है, ठीक है, तो आप 565 रजवाड़े में आपका जिधर जाने का मन है आप उधर जाइए, ठीक है। जिसके कारण से यहाँ पे बहुत सारे रजवाड़े क्या हो चुके, ना नुकुर कर रहे थे। और इसमें एक और लाइन बोला था कि आप इंडिया में रहना चाहते हैं इंडिया में रहिए, पाकिस्तान जाना चाहते हैं पाकिस्तान जाइए, और अगर आप आज़ाद रहना चाहते हैं, क्या रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, तो आप आज़ाद भी रह सकते हैं। ये 3 पॉइंट पाकिस्तान अंग्रेजों ने बोल दिया पाकिस्तानियों को, जिसकी वजह से सॉरी रजवाड़ों को बोल दिया, जिसकी वजह से रजवाड़े क्या हो चुके, अब अच्छे खासे लोग किस में शामिल हो गए थे, इंडिया में शामिल हो गए थे। बट यहाँ पे बहुत सारे जो ऐसे कुछ रजवाड़े थे जो कि क्या कर रहे थे, ना नुकर कर रहे थे। जैसे जम्मू कश्मीर के रजवाड़े थे, जम्मू कश्मीर के राजा ने बोल दिया भैया हम आज़ाद रहेंगे, ठीक है। हैदराबाद के राजा बोल दिया हम पाकिस्तान जाएंगे, जूनागढ़ के राजा बोल दिया हम पाकिस्तान जाएंगे, मणिपुर के राजा बोल दिया हम आज़ाद रहेंगे। अब इन रीजनों की वजह से क्या हुआ, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और इन कठिनाइयों को सॉल्व करते हुए हमारे पटेल साहब, कौन, सरदार पटेल जी ने बहुत सारी कठिनाइयों को सामना करते हुए क्या किया था, भारत को एक करने की कोशिश की थी। वैसे मैंने बहुत सारा यहाँ कुचड़ मुचड़ कर दिया, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना किया, समझे। तो पटेल जी ने क्या किया था, पूरा देश को एक करने में बहुत बड़ा उनका हाथ माना जाता है, ठीक है। जिसके वजह से बोलते हैं कि पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लौह पुरुष। फिर दूसरा हमने लोकतंत्र स्थापित किया, कैसे, इलेक्शन करा के। फिर तीसरा हमने विकास किया, विकास कैसे किया, तो 5 वर्षीय योजना लगा के। ये तीनों चैप्टर मैं आपको पिछले वीडियो में, तीनों वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, आप पीछे जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, फिर वही लाइन पढ़ देता हूँ कि पहला क्या, संप्रभुता बनाना, ठीक है। फिर दूसरा क्या करना, विकास करना, और तीसरा क्या करना, गुटनिरपेक्ष रणनीति, अखंडता, देखिए अखंडता लिखा हुआ ना ये रहा, ठीक है, अखंडता ये रहा, संप्रभुता रक्षा करना, विकास बढ़ाना, ठीक है। गुटनिरपेक्षता रणनीति के जरिए उद्देश्यों को हासिल करना, मतलब गुटनिरपेक्ष पॉलिसी भी आपको पिछले चैप्टर में बता रखा हूँ मैं, ठीक है। इसके जरिए क्या कि जो भी उद्देश्य है उसको हासिल करने का काम करना, ये भारत की क्या थी, नीति थी। फिर आगे मैं आपको बताऊं, कहा जाता है कि स्वतंत्र भारत की विदेश नीति ने गुटनिरपेक्षता की नीति की वकालत की थी। मतलब स्वतंत्र भारत की अगर विदेश नीति की बात करें कि विदेश नीति कैसे चली, तो ये गुटनिरपेक्षता के कारण क्या हुई, अच्छा खासा फैला फूला, नहीं तो नहीं होता, ठीक है। क्या चल रहा था उस समय, हमारी 2 मेन इंस्टीट्यूशन थे, ये यूएसएसआर और यूएसए था, दोनों में देश शामिल हो रहे थे। इंडिया अभी आज़ाद हुआ था, 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था, ठीक है। अब 1947 में आज़ाद हुआ, 1945 से क्या चल रहा है, हमारा कोल्ड वॉर चल रहा है। कोल्ड वॉर में सारी कंट्रियां शामिल होती जा रही है। अब जैसे इंडिया आज़ाद हुआ तो अब अमेरिका और यूएसएसआर ने दोनों ने नज़र टिका दी कि भैया भारत किस में आएगा। तो यहाँ पे जब बात आ रही थी भारत किस में आएगा, तब इंडिया को लगा कि अगर हम किसी के खेमे में चले गए तो हम दोबारा क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें नहीं लगता कि दोबारा किसी खेम में जाना चाहिए, ठीक है। जिसकी वजह से इंडिया ने किसी भी खेम को नहीं चुना और उन्होंने एक अपना अलग संगठन बनाया जिसे गुटनिरपेक्षता कहा गया। क्या बनाया, कहा गया गुटनिरपेक्षता आंदोलन। क्या कहा गया, देखिए भैया आपके पास 2 इंस्टीट्यूशन है, एक आपका यूएसएसआर है, एक आपका यूएसए। बहुत बढ़िया। जो देश यूएसएसआर में जाना चाहता है यूएसएसआर में जाइए, जो देश यूएसए में जाना चाहता है यूएसए में जाइए, और जिसे कहीं नहीं जाना है वो गुटनिरपेक्षता में आइए, मतलब इंडिया में आइए। अब इंडिया ने अपना अलग गुट बना के और बहुत सारे देशों को इसमें भी क्या किया, शामिल किया, और इनसे बचे जो कि गुलामी की ओर लेके जा रहे थे हमें, ठीक है, समझे। तो गुटनिरपेक्षता इसीलिए बोला जाता है कि विदेश नीति की गुटनिरपेक्षता क्या वकालत किया, गुटनिरपेक्षता ने विदेश नीति की वकालत किया, इसलिए बोला जाता है, ठीक है। गुटनिरपेक्षता ने क्या किया, शीत युद्ध के तनाव को कम किया, ठीक है। तो कम कैसे किया, अगर इंडिया अगर किसी एक खेम में चला जाता तो ये शीत युद्ध का दायरा क्या हो सकता था, बढ़ सकता था, और कोल्ड वॉर की जगह वर्ल्ड वॉर भी हो सकता था, ठीक है, जिसको कम करने का काम कौन किया, इंडिया किया। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में मानव संसाधनों का योगदान देकर शांतिपूर्ण विश्व सपने जोरदार तरीके से आगे बढ़ाया गया। मतलब वही है कि मानव संसाधन क्या है कि बोलता है कि यूएनओ एक ऐसी संगठन बनी जो कि मानव संसाधन के सबसे शांतिपूर्ण संगठन के रूप में क्या उभरी, ठीक है। साथ ही कहता है कि 1956 में जब ब्रिटेन में स्वेज नहर के मुद्दे मिस्र पर हमला किया गया था, तब भी क्या यूएसए यूएनओ ने क्या किया था, बहुत बड़ा हेल्प किया था, ठीक है।
फिर साथ ही क्या कहता है, भारत ने इस नव औपनिवेशिक आक्रमण के खिलाफ विश्व विरोध का नेतृत्व भी किया था। कौन? इंडिया ने, कि भैया सुएज नहर बनना चाहिए। और इस पे जब मिस्र पे हमला हुआ था तो क्या किया था, भारत ने भी उसका सपोर्ट किया था। पाकिस्तान अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन में शामिल हो गया। पाकिस्तान अमेरिका में चला गया। अमेरिका भारत की स्वतंत्र पहल और गुटनिरपेक्षता की नीति से खुश नहीं था। ठीक है, आपको भी पता है कि भैया अमेरिका चाहता था कि हमारे में इंडिया है, लेकिन इंडिया ने क्या बना लिया, अलग गुटनिरपेक्षता बना दिया, जिसके वजह से गुटनिरपेक्षता से क्या था, अमेरिका खुश नहीं था। और गुटनिरपेक्षता से खुश ना होने के कारण अमेरिका भारत से भी खुश नहीं था। फिर आपको बता दें, अमेरिका सोवियत संघ के साथ भारत की बढ़ती साझेदारी से भी नाराज था। हम कितना भी छुपा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन हमें ये क्लियर कट पता है कि अमेरिका के साथ हम लोग ना रहकर अपनी दोस्ती हम सोवियत संघ के साथ निभाते आ रहे हैं। ठीक है, भारत की जो दोस्ती है वो सोवियत संघ के साथ चलती आ रही है। रीज़न ये है कि सोवियत संघ ने हमें बहुत ज़्यादा, मतलब जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स खड़ी हुई है हमारे सामने, वहाँ पे सोवियत संघ ने बिना सोचे बेझिझक हमारे क्या की है, मदद की है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, नेहरू युग और भारत, एशिया, अफ्रीका के अन्य नव स्वतंत्र राज्यों के बीच भी संपर्क स्थापना करने के लिए काम किया गया था। नेहरू मतलब नेहरू जी का जो टाइम पीरियड था 46 से 64 का जो टाइम पीरियड था, इस समय भारत के साथ साथ एशिया, अफ्रीका के बीच में जितने नए नए देश जो उभर कर आ रहे हैं उनके साथ ही भारत का संपर्क क्या रहा है, अच्छा रहा है। ठीक है, उनके नेतृत्व में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के 5 महीने पहले मार्च 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजित कर दिया था। किसने? इंडिया ने। एक 1947 में 5 महीने पहले, मतलब स्वतंत्र पाने से पहले 5 महीने पहले मार्च 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन भी आयोजित कर दिया था। किसने? इंडिया ने। 1955 में इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में अफ्रीका एशिया सम्मेलन भी कराया था। ठीक है, जिसे आयोजित किया, जिसे बांडुंग सम्मेलन भी कहा जाता है। ये बांडुंग सम्मेलन मेनली गुटनिरपेक्षता के लिए किया गया था। ठीक है, लिखा हुआ यहाँ पे इस सम्मेलन में नाम की स्थापना चिन्हित किया गया था, बता दिया मैंने आपको। नाम का पहला शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 बेलग्रेड, बेलग्रेड याद रखना यूगोस्लाविया की कैपिटल है। ये क्या है? यूगोस्लाविया की कैपिटल है बेलग्रेड। ठीक है, और बेलग्रेड में आयोजित किया था पहला शिखर सम्मेलन। ठीक है, और चीन के शांति और संघर्ष के बारे में इसमें बात किया गया था। नेक्स्ट, पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों के विपरीत स्वतंत्र भारत ने चीन के साथ अपने संबंधों की शुरुआत बहुत दोस्ताना तरीके से की। क्या कहता है कि हमने पाकिस्तान के साथ, हमारी दुश्मनी चल रही थी, क्यों? क्योंकि भारत पाकिस्तान का वजन हुआ, वहीं चाइना के साथ हम क्या करने जा रहे थे, दोस्ती कर रहे थे, दोस्ती का हमने हाथ बढ़ाया था। ठीक है, 1949 में चीन क्रांति के बाद भारत कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बना। मतलब भारत एक ऐसा देश बना जो कम्युनिस्ट सरकार, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को हमने क्या किया, रिकॉग्नाइज करने का काम किया। ठीक है, उसको मौका दिया। कहाँ पे? इंडिया में। वल्लभ भाई पटेल जैसे कुछ सहयोगी भविष्य में संभावित चीनी आक्रमण को लेकर भी चिंतित थे। क्या कहते हैं कि पटेल जी कहते थे, किसको? नेहरू जी को कहते थे, देख भैया तू मेरी बात भी थोड़ा सुन लिया कर, ये जो चाइना, ये चाइना के बारे में जानता है, बहुत दोगला आदमी है। ठीक है, चाइना के साथ हमें अपनी दोस्ती नहीं निभानी चाहिए। क्यों? क्योंकि चाइना कभी भी हमारे ऊपर क्या कर सकता है, फायदे के लिए आक्रमण भी कर सकता है। लेकिन नेहरू का मानना था कि ये बेहद असंभव है, ये कभी संभव हो ही नहीं सकता, भारत को चीन से हमला झेलना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, 29 अप्रैल 1954 को भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू और चीन प्रधानमंत्री जाओ, नाम गलत लिखा हुआ यहाँ पे, ये चाओ एन लाई लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? चाओ एन लाई, जाओ एन लाई लिखा दिया, गलत है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नेहरू, चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई, दोनों के बीच में क्या हुआ था, एक शांति समझौता भी इन्होंने किया था, जो कि क्या है, कहते हैं कि ये शांति से समझौता हुआ था जो कि 5 सिद्धांतों को लेकर हुआ था। कितने सिद्धांत को लेकर हुआ था? 5 सिद्धांत। पंचशील का संयुक्त प्रतिपादन दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों की दिशा में एक कदम था। ठीक है, पंचशील समझौता भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? 5 सिद्धांत थे इसमें, जिसकी वजह से इसको पंचशील समझौता भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हम पढ़ लिए। इसके बाद हम कल शुरू करेंगे। चाइना के साथ हमने पंचशील समझौता कर लिया। अब पंचशील समझौता के बाद हम चाइना के साथ पढ़ेंगे कि चाइना के साथ हमारा
कैसे आंदोलन हुआ, कैसे आक्रमण हुआ, चाइना ने हमारे ऊपर आक्रमण क्यों किया, ये सब कहानी के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज की वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पंचशील समझौता के बाद कैसे, ये सारे हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तिब्बत पर चाइना ने क्या किया, कब्जा किया। फिर भारत को क्या कर दिया, भारत तिब्बत पे एक दलाई लामा रहता था, वो भारत में आने की उसने क्या किया, आग्रह किया, हमने दे दिया, आग्रह दे दिया। तो वो हमारे ऊपर 2-3 मैटर को लेकर चाइना हम पे क्या कर दिया 1962 में, बताइए, हमारे ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक स्टॉप करते हैं। धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।